हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई एम श्योर ये टॉपिक के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहले भी कुछ पढ़ा होगा। आई होप मेरी वीडियो और आपके नॉलेज को एनहेंस करेगी। बिफोर आई प्रोसीड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको और ज़्यादा यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। Let's start with it. Balance of payment. See, balance of payment is basically the record of all the economic transactions that are happening between your country and the foreign country. Okay. अब economic transaction से मतलब क्या है? Basically economic transaction वो होती है जब हम कोई भी goods को ट्रांसफ़र करें या सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिले, या हम कोई गुड्स लें या सर्विस लें या कोई एसेट लें तो उसके लिए हम जो पैसा पे कर रहे हैं, इट इज़ दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट बनाई जाती है। उस शीट में बेसिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। अब बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिसी मेकर्स। जो हमारी इकोनॉमी के सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा इनफ्लो आ रहा है एक्सपोर्ट से और आउटफ्लो हो रहा है इंपोर्ट से। तो ये सबको रिकॉर्ड करके पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं कि कमिंग पीरियड में हमको अपनी पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म लाने हैं या कौन कौन सी नई पॉलिसीज़ हमारे को मतलब एग्जीक्यूट करनी है। ओके। बेसिकली इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है बनाने का? क्यों हम ऐसा रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट क्यों बना रहे हैं, क्यों ऐसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर फोकस रख रहे हैं? बेसिकली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके। एंड in last point they've also written a close understanding of international business upon balance of payment is necessary for successful strategy of international business. Okay. नाउ आप सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे कि मैंने कहा उसकी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट बनाई जाती है। ओके। अब उस शीट में हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक कोई तो तरीका होगा ना। हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे को ये पता होता है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। सेम वे बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में भी हमें ये बताया जाता है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। क्रेडिट बेसिकली कब किया जाता है? जब भी हमारे पास किसी भी ट्रांजेक्शन से इनफ्लो ऑफ मनी हो तो हम कहते हैं कि क्रेडिट साइड बढ़ गई। डेबिट कब करते हैं? जब हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन से आउटफ्लो हो मनी का तो हम कहते हैं कि हमारा डेबिट साइड बढ़ गई। ओके। अब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजली हम कोशिश करते हैं कि ज़ीरो हो, दैट इज़ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो, बट ऐसा होता ही नहीं है। या तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल के आता है या फिर डिफिशिट निकल के आता है। ओके। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑन पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बेसिकली करेंट अकाउंट इज सिमिलर टू योर यू कैन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस और डिफिशिट जो भी करेंट अकाउंट का निकलता है वो हम ट्रांसफ़र किस में कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। जितनी भी हमारी क्या कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने की ट्रांजेक्शन्स होती हैं या डोनेशंस होती हैं ये सब करेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो होता है बेसिकली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है इन इंटरनेशनल सिनेरियो में। इसके अंदर कैसी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जैसे कि फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी और जो भी हमारा करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन की जो भी इम्पैक्ट आया, जैसे कि हमने कहा ना कि उसका बैलेंस ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में, वो भी ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अंदर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं एक्यूमुलेटेड वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन शॉर्ट बेसिकली जितना भी चेंज होता है हमारा फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटी हमारी कंट्री की उसको हम रिफ्लेक्ट किस में करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ओके। नाउ ये जो हमारे पास ये शीट जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इन्होंने करंट अकाउंट के बारे में भी बताया, कैपिटल अकाउंट के बारे में भी बताया। जैसे कि देखो करंट अकाउंट में क्या है, जब भी हम कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुड्स का सेल एंड परचेज़ का जो नेट बैलेंस निकलता है हम उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ओके। अब इनविजिबल्स का मतलब क्या है? जैसे कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारे को हमने किसी से शेयर्स लिए थे उस पर हमारे को डिविडेंड मिल रहा है या हमने डिविडेंड पे किया है। ओके। अब दूसरा ये कि हमने किसी भी मतलब बेसिकली इन थर्ड पॉइंट में इन्होंने
सेकेंड पॉइंट के सी पार्ट में लिखा है दे हैव रिटन प्राइवेट ट्रांसफर्स। बेसिकली प्राइवेट ट्रांसफ़र क्या है कि नेट प्राइवेट पेमेंट्स, जो भी हमारे वर्कर्स अब्रॉड गए हैं उनको जो पेमेंट मिल रही है, या फिर जो आए हैं अब्रॉड से उनको क्या पेमेंट दे रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होती है। कोई भी हमारे को ग्रांट मिलता है, कोई फॉरेन एड मिलती है, वो सब भी हमारे किसका पार्ट बन जाते हैं, करंट अकाउंट का। अब बी पार्ट में कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया गया है। कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है, जब भी हम कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हम शेयर्स या बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, तो या बोरिंग या लेंडिंग कर रहे हैं, ये सब किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, लास्ट सी पार्ट इज रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड। अब ये इस तरीके से यू कैन से हमारे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को क्लासीफाई किया गया है। ओके, अब जो ये टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज़ वेरी थ्योरेटिकल। कुछ पॉइंट्स मैंने सम अप किए हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि इंडिया ने बेसिकली ट्रेड डिफिशिट ही ज़्यादा फेस किया है, एक्सेप्ट इन 1972 एंड 1973 एंड 1976 एंड 1977। इस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस था। ओके, अब ट्रेड डिफिशिट प्लान टू प्लान जो था वो बड़ा ही है यूजली, बस फोर्थ प्लान में जो था ट्रेड डिफिशिट डिक्लाइन हुआ था। नेट इनविजिबल रिसिप्ट हैव बीन पॉजिटिव। इनविजिबल रिसिप्ट का मतलब क्या है, जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो यूजली जितनी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, सर्विस को प्रोवाइड करने से इनफ्लो ज़्यादा आया था, तो इस वजह से हमने जितनी सर्विस ली नहीं थी हमने उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया, यूजली वो पॉजिटिव ही रहता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारे को एक्सटर्नल असिस्टेंस मिलती है, बट वो हम ढंग से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब जैसे हो गया कि ग्रांट्स जो मिलते हैं उसको ग्रांट को बेसिकली मिलने के लिए हमको कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ता है कि जिस पर्पस से ग्रांट मिला है हम वो कंडीशन को कंप्लाई करेंगे तो वेल एंड गुड। अब वो टाइमली नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इंडिया यूजली लोन में ही डिपेंडेंट रहता है। ओके, अब यूएसएसआर से जो इंडिपेंडेंट स्टेट निकले थे उसने बहुत से कंट्री के एक्सपोर्ट को इफेक्ट किया था। These are the silent features, these are just theoretical point, you may read it again. Okay, so here I conclude. I hope my video was useful. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then please share and please subscribe. I will come back with another video very soon. Thank you so much. Bye bye.